बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने बेसिकली चैप्टर नंबर 9 लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का डिस्कस करना है, जिसमें हमने कम्युनिकेशन का जो टॉपिक है वो हमने रीड करना है। सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंट की टर्म्स या जो प्राइमरी फोकस है वो अपने किन किन टॉपिक्स पे करना है, किन किन चीज़ों पे करना है। कम्युनिकेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं, ठीक है। डिस्टॉर्टेड कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, डायरेक्शंस कौन कौन सी होती हैं कम्युनिकेशन की। अगर हम इफेक्टिव लिसनिंग की बात करें तो वो क्या होती है। इसके अलावा जो डिफरेंसेस हैं कम्युनिकेशन में, यानी जेंडर डिफरेंसेस, कल्चर में डिफरेंस क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में क्या डिफरेंस है, ये सारे हमने पढ़ने हैं। द रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन लीडरशिप, लीडरशिप के अंदर कम्युनिकेशन का क्या रोल है। एम्प्लॉयज वगैरह, एडमिनिस्ट्रेटर को वर्कर्स, इनकी कम्युनिकेशन किस तरह से होती है। प्लस कोलैबोरेटिव कम्युनिकेशन को जो है वो आपने इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर कवर करना है। अब हमारे पास जो है वो लर्निंग आउटकम्स, इसके बाद आपने देख लेने हैं कि जो जो फैक्टर्स ऑलमोस्ट ऊपर हमने पढ़े हैं वही इसके अंदर जो है वो मैंने डिस्कस किए होंगे। कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन हमारे पास क्या आ जाती है जी। Communication is a complex, ongoing, dynamic process in which the participants simultaneously create shared meaning in an interaction। कि communication हमारे पास क्या है, एक complex, ongoing process है, ठीक है। dynamic मतलब change होने वाला, in which the participant, जिसमें क्या होता है, participants basically simultaneously यानी एक ही मर्तबा क्रिएट करते हैं अपना मीनिंग, जो भी वो इंटरेक्शन कर रहे होते हैं उसके अंदर जो है वो मीनिंग क्रिएट करते हैं। अपनी बात कन्वे करनी हो या अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचानी हो तो उसके अंदर जो वो अपना एक इंटरेक्शन क्रिएट करके अपनी बात कन्वे करते हैं उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास कम्युनिकेशन आ जाती है। अब इसका गोल हमारे पास क्या होता है, टू अप्रोच एज क्लोजली एज पॉसिबल अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज, के जो मैसेज भेजा जा रहा है सेंडर को भी उसकी समझ आ जाए और जो रिसीवर है उसको भी जो है वो इसकी थोड़ी समझ आ जाए। कम्युनिकेशन की डेफिनेशन के बाद इसके हमारे पास मोड्स हैं। मोड्स में आपके पास ओरल है, मैसेज होता है वो आपका इनके ओरल भी हो सकता है, ठीक है। टेलीफोन, टेक्स्ट, वॉइस मेल, किसी तरीके से भी मैसेज जो है वो हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास जो इसके मोड्स बेसिकली आ जाते हैं यहाँ पर, इन पर्सन, वाई फोन, वॉइस मेल, ये सारी मैसेजेस की टाइप्स होती हैं। तो हाँ, हमारे पास मोड्स आ जाते हैं कि आप ओरल भी जो है वो मतलब कर सकते हैं कम्युनिकेट। इसके अलावा जो है वो रिटर्न फॉर्म में भी कर सकते हैं, ठीक है। मीटिंग समवन फेस टू फेस, यानी आप किसी के साथ जो है वो मिलकर भी कम्युनिकेशन का जो है वो प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, या आप जो है वो टेलीफोन पर, ठीक है, फोन टैग्स वगैरह, ईमेल के थ्रू जो है वो भी कम्युनिकेशन जो है वो हो सकती है। हम ये कह सकते हैं वर्बल, नॉन वर्बल, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि वर्बल कम्युनिकेशन भी एक मोड होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी जो है वो एक मोड होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एक में जिसमें हमें जो है वॉइस रिक्वायर्ड होती है और दूसरे में जो है वो हम वॉइस के थ्रू नहीं करते बल्कि जेस्चर्स के थ्रू, आई मूवमेंट के थ्रू जो है वो आप कम्युनिकेट करते हो, तो वो आप कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाती है, ठीक है। डिस्टॉर्टेड कम्युनिकेशन हमारे पास क्या आता है कि ओरल मैसेजेस आर अकोम्पनीड बाय नंबर ऑफ नॉन वर्बल मैसेजेस, कि जो हमारा ओरल मैसेज होता है उसके साथ कुछ नॉन वर्बल क्यूज भी होते हैं, कुछ नॉन वर्बल चीजें भी होती हैं, जिसको हम कहते हैं मेटा कम्युनिकेशन। इस प्रोसेस को हम मेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। दिस बिहेवियर्स इंक्लूड हेड और फेशियल एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट, के अगर आप जो है वो सर हिला के कहते हो कि हाँ या ना, इसके आप जवाब देते हो, आई कांटेक्ट करते हो, टोन आपकी क्या है, वॉल्यूम किस तरह का है, ठीक है। कोई भी जेस्चर्स या शोल्डर के जेस्चर्स हो सकते हैं, आर्म्स के, हैंड्स के, तो ये सारा कुछ आपके पास, आपकी ड्रेस, आपकी अपीयरेंस, आपकी टाइमिंग, आपकी एनवायरनमेंट, ये सारा कुछ हमारे पास मेटा कम्युनिकेशन के बिहेवियर के अंदर जो है वो शामिल होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है कि इज मोर पावरफुल देन द वर्ड्स वन स्पीक्स एंड कैन डिस्टॉर्ट द मीनिंग ऑफ द स्पोकन वर्ड्स। मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो ज्यादा पावरफुल होती है और इसके अलावा ये कि इसमें डिस्टॉर्शन के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। जब हमारे पास एक वर्बल मैसेज इनकॉन्ग्रुएंट हो जाए, यानी आपने एक वर्बल मैसेज यानी वॉइस के थ्रू आपने कोई मैसेज किया, वो जो आपने मैसेज हेड, बॉडी पार्ट्स, इन आर्म्स वगैरह इनके साथ जो है वो कन्वे करना था, इन दोनों के दरमियान जब डिफरेंस आ जाता है तो हम कहते हैं ये हमारे पास आता है इंट्रा सेंडर कॉन्फ्लिक्ट। इंट्रा सेंडर कॉन्फ्लिक्ट तो मतलब क्या होता है कि जब आपने इंट्रा सेंडर मतलब जो भेज रहे हैं मैसेज, उनके दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया।
किस तरह से हुआ है कि जब एक वर्बल मैसेज भेजा जा रहा था, ठीक है, और वो इनकॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी वो मैच नहीं हुआ किसके साथ, जो नॉन वर्बल मैसेज था। कि मतलब जैसे अगर हम नॉर्मल एग्जांपल दें तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे आप तो अगर परेशान हैं, आप किसी को बात बता रहे हैं कि मतलब मैं बहुत परेशान हूँ, तो आप मतलब बात उसको इस तरह से बता रहे हैं कि बात तो परेशानी वाली है, ठीक है, वर्बल मैसेज आपका ठीक जा रहा है, लेकिन नॉन वर्बल मैसेज में आपको सैड फेस बनाना चाहिए था, लेकिन आप खुश होके उसको अगर ये बात बता रहे हैं, तो ये आपका नॉन वर्बल मैसेज जो है वो खराब हो गया है, ठीक है। वर्बल और नॉन वर्बल जो है वो आपस में मैच ही नहीं हुए, तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास इंट्रासेंडर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास इंटरसेंडर कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब एक पर्सन रिसीविंग टू जब एक पर्सन है, ठीक है, उसने टू कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस रिसीव किए डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू, तो वो आपके पास क्या रहता है, इंटरसेंडर कॉन्फ्लिक्ट। इंटरसेंडर कॉन्फ्लिक्ट में हमने क्या पढ़ा कि एक पर्सन है, उसने मैसेजेस जो रिसीव किए हैं वो गलत रिसीव किए हैं, या वो कॉन्फ्लिक्टेड मैसेज है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास इंटरसेंडर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। जैसे एग्जांपल में, द रिस्क मैनेजर मे encourage a nurse to report medication error, but the nurse manager follow up with discipline over the error। मतलब कि क्या होता है कि एक रिस्क मैनेजर है, उसने क्या किया था, इनकरेज किया है एक नर्स को कि वो रिपोर्ट करे मेडिकेशन एरर, यानी जितने भी मेडिसिन में एरर होते हैं वो रिपोर्ट करे, बट द नर्स मैनेजर, लेकिन जो नर्स मैनेजर है फॉलोज अप विद डिसिप्लिन। मतलब वो कहती है कि ठीक है, नर्स मैनेजर जो है वो इस चीज़ को वो नहीं इतना मतलब वो कर रही, इग्नोर कर रही है, फोकस नहीं कर रही इसके ऊपर, वो कहती है कि ठीक है जैसे चलता है वैसे चलने दो। तो रिस्क मैनेजर और नर्स मैनेजर दोनों की जो है वो बात डिफरेंट हो जाती है। वो कहती है डिसिप्लिन को फॉलो करना है, बस रिपोर्टिंग को तुम जो है ना वो छोड़ दो। तो ये हमारे पास दो डिफरेंट चीजें हो जाती हैं, हम कहते हैं इसे इंटरसेंडर कॉन्फ्लिक्ट। इंटरसेंडर कॉन्फ्लिक्ट में हमने बड़ा वर्बल और नॉन वर्बल मैच नहीं करते, ठीक है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, दोनों में जो है वो थोड़ी सी इनकॉन्ग्रुएंसी आ जाती है, इसको हम कहते हैं इंटरसेंडर कॉन्फ्लिक्ट। इंटरसेंडर कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि जब एक पर्सन ने दो डिफरेंट मैसेजेस रिसीव किए हैं डिफरेंट सोर्सेज से, तो उसको हम कहते हैं हमारे पास इंटरसेंडर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। डिसऑर्डर्ड कम्युनिकेशन की कुछ कॉजेज हो सकती हैं कि आपने रीजनिंग नहीं की थी अच्छी तरह से, सोचा नहीं था, बगैर सोचे बात कर दी, स्ट्रॉन्ग जजमेंटल वर्ड्स यूज किए हों, या आपने बहुत आहिस्ता से बोला हो या बहुत ऊंची बोला हो, यूजिंग नॉन फेमिलियर वर्ड्स, आपने कुछ इस तरह के वर्ड्स यूज किए हों जिसका अगले को मतलब ही ना आता हो, ठीक है, हो सकता है उसको वो कैब में थोड़ा मसला हो सकता है, स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन डिटेल्स, या आपने बहुत लंबी बात कर दी हो। तो ये सारी चीज़ों से जो कम्युनिकेशन है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, मतलब इंसान के माइंड से जो है वो पिछली बात निकल जाती है। जब हम ये सारे काम करते हैं, जब आप इनएडिक्वेट रीजनिंग यूज़ करते हो, जब आप स्ट्रॉन्ग जजमेंटल वर्ड्स यूज़ करते हो, या आप बहुत तेज़ी-तेज़ी से बोलते हो, बहुत जल्दी बोल देते हो, ठीक है, और अनफ़ेमिलियर वर्ड्स यूज़ कर लेते हो। ठीक है, ये डिस्टॉर्शन इन रिटन कम्युनिकेशन में देखिए उन्होंने थोड़ी-सी एग्ज़ाम्पल्स दी हुई हैं कि मतलब सेंडिंग, रिसीविंग, पहुँचाया ये था, पहुँचा ये, ठीक है, और जो लेके गया उसने ये समझा। तो इस तरह से जो है वो हमारे पास थोड़ी-सी मतलब कम्युनिकेशन में ये इन्होंने बेसिकली रिटन कम्युनिकेशन में जो है वो डिस्टॉर्शन बताई हुई है कि अगर आप इस तरह से करके लिखते हो तो इसका ये मतलब होता है लेटर का, अगर आप इस तरह से लिखते हो तो इसका ये मतलब जो है वो बन जाता है, ठीक है। तो ये जस्ट एग्ज़ाम्पल के तौर पर उन्होंने आपको दिखाया हुआ है। डायरेक्शंस जो है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डायरेक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन कौन-कौन सी होती हैं। फॉर्मल, तो पहले तो आपको कम्युनिकेशन की टाइप्स आनी चाहिए ना, मतलब फॉर्मल होती है, आपको पता है, इनफॉर्मल होती है। फॉर्मल मतलब कोई जब कोई ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो है वो आपने बात करनी हो, या हम कह सकते हैं किसी लेजिटिमेट अथॉरिटी के अकॉर्डिंग बात करनी हो हमने, वो हमारे पास फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास अगर बात होनी है तो वो फॉर्मल होती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब जस्ट ऐसे हम फ्रेंड्स आपस में मिलके जो है वो बात करते हैं, तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। अब ये हमारे पास डाउनवर्ड हो सकती है, अपवर्ड है, लेटरल है और डायगोनल है। ये हमारे पास 4 ऑलमोस्ट इसकी डायरेक्शंस आ जाती हैं, डाउनवर्ड, अपवर्ड, लेटरल और डायगोनल, ठीक है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होती है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज़ ऑलवेज़ डायरेक्टिव, मतलब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की जब भी बात होगी तो ये इस तरह की कम्युनिकेशन होगी जिसमें बेसिकली ऑर्डर जो है वो दिया जा रहा होगा, ठीक है? यानी मैनेजर से स्टाफ की तरफ जा रही होगी बात, मैनेजर ने कोई ऑर्डर देना है और स्टाफ ने उसको फॉलो करना है, ठीक है? तो ये हमारे पास आ जाती है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। द स्टाफ इज टोल्ड व्हाट नीड्स टू बी डन और गिवन इंफॉर्मेशन टू फैसिलिटेट द जॉब्स टू बी डन। मतलब स्टाफ को वो बताते हैं कि भाई आपने ये काम करना है,
या इस तरह से अपनी जॉब को जो है वो परफॉर्म करना है। तो डाउनवर्ड हमारे पास कम्युनिकेशन होती है। आपने एक बात ये याद रखनी है कि मैनेजर जो स्टाफ जा रही है और मतलब डायरेक्टिव होती है, ऑर्डर वाली होती है, अथॉरिटी ऊपर होती है और नीचे वो स्टाफ को ऑर्डर पास करते हैं कि आपने ये काम करना है। इसको हम कहते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होती है? अपवर्ड कम्युनिकेशन होती है अगर हम इसका ऑपोजिट कर लें कि भाई अगर स्टाफ जो है वो अपने मैनेजर से कोई बात कर रही है कि भाई हमने इस तरह से कर सकते हैं, हम इसके अलावा ये सॉल्यूशन है, ये कर सकते हैं। ठीक है? तो ये हमारे पास अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन जो है वो मैनेजमेंट में जाती है, फ्रॉम लोअर मैनेजमेंट टू मिडल मैनेजमेंट और फ्रॉम लोअर मैनेजमेंट टू हायर मैनेजमेंट, अपर मैनेजमेंट। अपवर्ड कम्युनिकेशन ऑफन इन्वॉल्व्स रिपोर्टिंग, यानी जब आपने रिपोर्ट करना होता है या आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए आप अपनी हमेशा हायर अथॉरिटी से जो है वो कांटेक्ट करते हो कि हमने ये काम करना है तो हम इसको किस तरह से करें। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मैनेजर टू स्टाफ, अपवर्ड कम्युनिकेशन स्टाफ टू मैनेजर। थर्ड वन वाली हमारे पास आती है लेटरल कम्युनिकेशन। लेटरल कम्युनिकेशन के नाम से पता चल रहा है, लेटरल मतलब सामने, पास पास या पैरेलल। ठीक है, तो लेटरल कम्युनिकेशन हमारे पास इस तरह की कम्युनिकेशन होती है जो दो इस तरह के दो लोगों के दरमियान होती है जिनका रैंक सेम होता है। ठीक है, जिनका रैंक सेम होगा, जिनका लेवल सेम होगा। ठीक है, इस और डिपार्टमेंट भी तकरीबन उनका, डिपार्टमेंट के वो लोग जिनकी हायरार्की का लेवल जो है वो सेम है, तो हम उसे कहते हैं, हमारे पास आती है लेटरल कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर वो आपस में बात करते हैं तो वो आपके पास लेटरल कम्युनिकेशन में आ जाता है। जैसे नर्स मैनेजर है या डिपार्टमेंट का कोई हेड है तो वो आपके पास लेटरल कम्युनिकेशन में आता है। डायगोनल कम्युनिकेशन, आके डायगोनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि अगर एक जो है इंडिविजुअल या कोई डिपार्टमेंट जो कि डिफरेंट हायरार्की, जिनका लेवल जो है वो डिफरेंट है, ठीक है, अगर वो आपस में बात करते हैं, जैसे अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो आपके पास होता है स्टाफ नर्स जो है वो अगर बात करे किसके साथ, चीफ मेडिकल के साथ, स्टाफ के साथ जो है वो बात करे, तो आपके पास होती है डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक है, डिफरेंट हायरार्की लेवल पे वो लोग हो सकते हैं जिनसे एक बंदा जो है वो बात कर रहा है। ठीक है, या इंडिविजुअल या डिपार्टमेंट जो कि डिफरेंट हायरार्की के ऊपर हैं, डिफरेंट लेवल्स के ऊपर हैं, वो अगर बात करते हैं तो उसमें हमारे पास आते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। मतलब कोई फिक्स नहीं है कि इसने लिटरल के साथ करनी है, अपवर्ड के साथ करनी है, नहीं उसने डाउनवर्ड के साथ करनी है। इसमें तीनों चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, न्यूट्रल कम्युनिकेशन और डायगोनल कम्युनिकेशन। तो हमारे पास ये 4 जो हैं वो डायरेक्शंस आ जाती हैं इसकी, ठीक है? इसकी कम्युनिकेशन की। अब यहाँ पे एक वर्ड ना लिखा हुआ है ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन का मतलब क्या होता है? ग्रेप वाइन हम कहते हैं बेसिकली रूमर्स वगैरह जो होती है ना, या आप गॉसिप्स को भी कह सकती हैं। रूमर्स, गॉसिप्स इन सबको हम ग्रेप वाइन कहते हैं। इनफॉर्मल चैनल जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है वो कौन-सा होता है? ग्रेपवाइन। ग्रेपवाइन आपको मैंने बता दिया, गॉसिप्स को कहते हैं, ये रूमर्स को कहते हैं। ये नहीं वो कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी रूमर्स या गॉसिप्स पाई जाती हैं। तो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन यूजुअली हमारे पास सारी बातें रैपिड होती है। गॉसिप्स कितनी जल्दी फैल जाती हैं इधर से उधर। हैप्पैज़ार्ड होती है जल्दी-जल्दी एंड प्रोन टू डिस्टॉर्शन। ये हमारे पास कभी-कभी यूज़फुल भी होती है और समटाइम्स द ओनली वे टू लर्न अबाउट अ पेंडिंग चेंजेस थ्रू अ ग्रेपवाइन। मतलब वो कहते हैं कि समटाइम्स जो है वो ये हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी जो है वो प्रूफ हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास इफेक्टिव लिसनिंग का जो है वो आ जाता है टॉपिक है। इफेक्टिव लिसनिंग में आप किस तरह से कर सकते हो, ये भी एक स्किल है कि आप गुड लिसनर हो, ठीक है? और इसके अंदर हमारे पास बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, ये चीज़ें जो है वो ठीक तरीके से रखना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ हमारे पास ना बैरियर्स, आप पढ़ोगे कि इफेक्टिव लिसनिंग में कुछ बैरियर्स आ जाते हैं। अगर आप इफेक्टिव लिसनिंग नहीं कर पाते तो वो क्यों नहीं कर पाते? उनमें हमने क्या-क्या पढ़ना है? उन्हें हमने पढ़ना है कि प्रीकंसीव्ड बिलीव्स, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, फ्लैगिंग एनर्जी, डिफेंसिवनेस एंड हैबिट। अब देखिए प्रीकंसीव्ड बिलीव्स का मतलब क्या है कि मतलब अगर आपने क्या किया, पहले से ही कोई अपने माइंड में आइडिया बना लिया कि भई इसने मुझसे ये बात करनी है, ठीक है? अभी उसने बात नहीं की, आपने पहले ही सोच लिया हुआ कि ये इस वजह से ये बात करना चाह रहा है। तो आपको जो उसकी बात, जो भी वो कम्युनिकेट करेगा ना, वो उसी तरफ ही, उसी डायरेक्शन में लेकर जाएगा। और हो सकता है कि वो उस बारे में सोच भी ना रहा हो, ठीक है? तो प्रीकंसीव्ड जो बिलीव्स होते हैं, प्रीकंसीव्ड आइडियाज़ होते हैं,
या आप कह लो कि जो स्टीरियोटाइपिंग, जैसे हमने पढ़ा था कि अगर आपने एक चीज़, अगर एक इंसान ने आपके साथ अच्छी बात नहीं की, अब उसका उससे रिलेटेड जो भी पर्सन आता है उसके रिलेटिव्स में से, आप कहते हो कि नहीं ये भी जो है वो उसी का रिलेटिव है, तो ये भी उस तरह से ही बात करेगा। ठीक है? तो इस तरह से प्री कंसीव्ड बिलीव्स बना लेना, स्टीरियोटाइप बिहेवियर जो है अडॉप्ट करना, इसकी वजह से कम्युनिकेशन जो है वो अच्छी नहीं होती। ठीक है? इसकी वजह से कम्युनिकेशन जो है बैरियर आ सकता है। तो ये हमारे पास आता है कि प्री कंसीव्ड बिलीव्स, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है कि भाई लिसनिंग इफ डिफिकल्ट इफ वी आर नर्वस, वीक सेल्फ कॉन्फिडेंस फ्रीक्वेंटली इज द कॉज, मतलब कि अगर आप लोग इस तरह के हो कि आप नर्वस हो या आपको अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो लिसनिंग जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि लोग ज़्यादातर बहुत ज़्यादा लंबी-लंबी बातें भी करते हैं, या वो चाह रहे होते हैं कि जब वो सुन रहे हैं तो लोग अच्छे तरीके से एक-एक बात के ऊपर अटेंशन पे करें, ठीक है, जो भी वो बात कर रहे हैं। और उनके माइंड में ये चीज़ जो है वो चल रही होती है। तो आपको जो है वो लोग जो है वो देख रहे होंगे कम्युनिकेशन के दौरान, तो आपने किस अपना कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ नहीं करना। ठीक है? जब आप कॉन्फिडेंस लूज़ करते हो तो आपकी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इफ़ेक्ट होती है इससे। तो हमारे पास जो है वो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एक कह लो बैरियर है कम्युनिकेशन में। फ्लैगिंग एनर्जी हमारे पास क्या होती है, जैसे हमने आगे कहा कि लिसनिंग में जो है वो एनर्जी लगती है, बोलने में तो लगती है, लिसनिंग में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, एंड समटाइम्स वी सिंपली डोंट हैव इनफ एनर्जी टू लिसन। मतलब कभी आपने नोट किया होगा कि आपके पास ना आपका दिल नहीं कर रहा होता किसी को सुनने को। वो जितना मर्ज़ी बोल रहा है लेकिन आपका नहीं दिल कर रहा सुनने को, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपके पास तब एनर्जी नहीं होती। उसे हम कहते हैं फ्लैगिंग एनर्जी। जो लिसनिंग के लिए एनर्जी चाहिए होती है उसे हम फ्लैगिंग एनर्जी मोस्टली कहते हैं। तो एनर्जी फ्लैगिंग एनर्जी मतलब एनर्जी जो है वो हमारे पास इधर-उधर जा रही है, बस खत्म हो रही है। टू मैनी पीपल स्पीकिंग एट वन्स, हैविंग टू मच टू डू, बीइंग वरीड, मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो काफ़ी टाइम तक के लिए बोलते हैं और आपको उनको सुनना भी होता है। तो अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी, एनर्जी आपकी डाइवर्ट हुई होगी, तो फिर हाँ, आप जो है वो कम्युनिकेट इफेक्टिवली नहीं कर सकते, ना ही सुन सकते हैं। डिफेंसिवनेस आ जाता है कि डिफेंसिवनेस हम क्या कह सकते हैं कि भाई अगर आप ये भी एक कह लो कि हमारे पास वो बैरियर्स, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि जो जो बैरियर्स आने हैं आपको किस चीज़ में, इफेक्टिव लिसनिंग में, मतलब आप क्यों नहीं अच्छी तरह से लिसन जो है वो कर पा रहे। तो डिफेंसिवनेस आ जाता है। डिफेंसिवनेस हमने कहा कि कुछ लोग होते हैं जिनको डर लगता है किस चीज़ से, बैड न्यूज़, ब्रेकिंग बैड न्यूज़ से, या हेयरिंग बैड न्यूज़, इस तरह की चीज़ों से उनको क्या आता है, डर लगता है, ठीक है? तो वो क्या करते हैं, अपनी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट करते हैं, ठीक है? तो अगर हम वो इन्फॉर्मेशन, वो जो है वो न्यूज़ या वो बात जो हम सुनना चाह रहे होते हैं वो हम सुन लेते हैं, उसको हम जो है वो मतलब ठीक है समझ लेते हैं, लेकिन जो चीज़ हमें नहीं इंटरेस्ट उसके अंदर हम नहीं सुनना चाह रहे, उसको हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है? मतलब हमने अपने आप को उससे डिफेंस कर लिया, उसको उससे हमने बचा लिया, ठीक है? तो ये भी एक कह लो कि लिसनिंग में बहुत बड़ा बैरियर है कि लोग अपनी मर्ज़ी की बात सुनते हैं और जो बात उनको नहीं सुननी होती वो नहीं सुनते। हैबिट आ जाता है ओवर टाइम, मैनी पीपल डेवलप द हैबिट, मतलब कुछ लोगों को आदत ही नहीं होती कि वो जो है ना वो ज़्यादा बात करें या सुनें। या कुछ लोगों को ये आदत होती है कि अगर अगला बोल रहा है तो वो एक लाइन सुनेंगे, उसको सोचने बैठ जाएँगे, ठीक है? बाद में वो पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा, वो उसी लाइन पे ही अटके रहते हैं, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, मतलब उनको हैबिट नहीं होती कि वो सारी बात अच्छे से सुन सकें। तो चेंज करना बेसिकली डिफ़िकल्ट होता है, तो आपको चाहिए कि अगर कोई अगला बात कर रहा है, पहले उसकी एक बात सुनें अच्छे से, ठीक है? फिर नेक्स्ट की तरफ जाएँ, जैसे-जैसे वो मूव फॉरवर्ड कर रहा है। ये नहीं है कि वो एक बात करके बहुत आगे चला गया, उसने एंड भी कर दिया, क्लोज़ टॉपिक कर दिया और आप अभी व पहली बात को बैठ के सोच रहे हैं, ठीक है? तो हैबिट अपनी डेवलप करें, ज़्यादा सुनने की जो है वो हैबिट डेवलप करें। हमारे पास डिफरेंट कम्युनिकेशन के अंदर जो है वो इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि जेंडर डिफरेंस सबसे पहले हमने डिस्कस किया हुआ है कि मैन एंड वुमेन जो है वो डिफरेंटली कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कहा जाता है कि जो आदमी होते हैं वो ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है, फास्टर बोलते हैं, जबकि जो वुमेन हैं वो मोर डिस्क्रिप्टिव होती हैं। यानी उनको डिस्क्रिप्शन से मतलब होता है कि भाई जो मैं बात बता रही हूँ वो डिटेल में बताऊँगी मैं। अटेंटिव होती हैं, वो दूसरे की बात भी गौर से सुनती हैं और परसेप्टिव भी होती हैं, मतलब अगर कोई अगला बात कर रहा है तो उनको पता चल जाता है कि इसने लास्ट पे ये कंक्लूजन निकालना है, ठीक है? वुमेन जो होती हैं वो आपके पास टैग क्वेश्चंस बहुत यूज़ करती हैं, मतलब आई का वर्ड जो है वो
यूज़ करती हैं। इसके अलावा ज़ोर देके, जैसे कहते हैं ना, बात के ऊपर ज़ोर देके बोलना कि भई मैं ये काम कर सकती हूँ, बताओ क्या मैं ये नहीं कर सकती? इस तरह से। और सेल्फ डिस्क्लोज़ मोर देन मेन, यानी वो ज़्यादा बातें जो है वो डिस्क्लोज़ करती हैं एज़ कम्पेयर टू मेन। तो ये आपके पास जेंडर डिफरेंसेस हैं, कि आपने वुमेन जो है वो किस तरह से बातें करती हैं और मेन जो हैं वो किस तरह से कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है वो करते हैं। जनरेशनल या कल्चरल डिफरेंस भी आ जाता है, जैसे यहाँ पे देखिए, मेन टेंड्स टू इंटरप्ट मोर फ्रीक्वेंटली, और वुमेन जो है वो वेट करती हैं कि कब उन्हें कहा जाए कि वो बोलें तो फिर वो बोलेंगी। मेन जो होते हैं वो टॉक मोर, लॉन्गर, लाउडर एंड फास्टर, वुमेन टेंड टू यूज़ क्वालिफायर्स, ठीक है? उसके बाद मेन जो होते हैं वो डिसएग्री करते हैं ज़्यादा, और वुमेन जो होती हैं वो क्वेश्चंस वगैरह यूज़ करती हैं अंदर। मेन जो होते हैं वो इश्यूज़ के ऊपर फोकस करेंगे, ये हाँ आपके पास पर्सनल एक्सपीरियंस बताएँगे आपको। अकॉम्प्लिशमेंट्स को मेन ज़्यादा डिस्कस करते हैं, जबकि ये वुमेन जो होती हैं वो हमारे पास कंसेंसस कर लेती हैं, मतलब ज़्यादा अपनी स्टोरीज़ उनकी इस तरह की होती हैं जिसमें उन्होंने जो है वो मतलब लेट डाउन किया हो, और वो उन्होंने मूव फॉरवर्ड आगे किया हो। जी। और मेन जो होते हैं वो हमारे पास बैंटर टू अवॉइड अ वन डाउन पोजीशन, और जबकि वुमेन जो होती हैं हमारे पास विथड्रॉ फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट, यानी जैसे मैंने आगे बताया कि उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट से जो है वो विथड्रॉ किया होगा, तो इस सूरत में वुमेन अपना यूज़ करती हैं। ये जेंडर न्यूट्रल कम्युनिकेशन है। मैन जो होते हैं वो ज़्यादातर ऑब्जेक्शंस को, सजेशंस को सुनते हैं विदाउट फीलिंग रिस्पॉन्सिबल और सस्पेंड जजमेंट अंटिल इन्फॉर्मेशन इज इन, मतलब जब तक उनको कंप्लीट समझ नहीं आती है वो कोई डिसीजन नहीं लेते। इसके अलावा जो अपने रीजंस होते हैं उनको बताते हैं, येलिंग वगैरह नहीं करते। वुमेन जो होती हैं वो आपके पास स्टेट योर मैसेज क्लियरली, अपना क्लियर मैसेज बताएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं पर्सनलाइज हुए बगैर। और व्हाट यू वांट विदाउट हिंटिंग, मतलब वो उस जैसे हमने पहले पढ़ा, प्री कंसेप्शन, कि उनकी जो परसेप्शन होती है वो बहुत अच्छी होती है, वो पहले से ही उनको चीज़ों का जो है वो आइडिया हो जाता है। और जो अनश्योर वर्ड्स हैं या नॉन वर्ड जैसे ट्रूली वगैरह, इस तरह की चीज़ें वो वैसे ही एलिमिनेट कर देती हैं। ठीक है? तो ये हमारे पास जो है वो जनरेशन का डिफरेंस आ जाता है जब हम कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है वो कर रहे होते हैं। ठीक है? इसके बाद आपके पास ना यहाँ पे उन्होंने जेंडर का डिफरेंस डिस्कस करने के बाद उन्होंने आपके पास डिस्कस किया होगा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का जो है वो डिफरेंस, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, कल्चर के अकॉर्डिंग जो है वो कम्युनिकेशन चेंज होती रहती है, मतलब कौन से लोग बात कर रहे हैं आपस में, क्या बात कर रहे हैं, टॉपिक क्या है, ठीक है, मैसेज कितना क्लियर है, या इन्फॉर्मेशन कितनी अच्छी जो है वो दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर। रोल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है लीडरशिप के अंदर, अगर हम देखें तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है, क्योंकि प्ले करती है कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि लीडर हमारे पास इस तरह का होता है जिसने टू वे कम्युनिकेशन करनी होती है, और उसे नॉन वर्बल वर्बल दोनों जो उसकी कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव होनी चाहिए, इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए, ठीक है। और कम्युनिकेशन हमारे पास कब इनहांस होगी, जब मैनेजर जो है वो केयरफुली लिसन करेगा, ठीक है, दूसरों के लिए कहते हैं कि सेंसिटिव होगा, दूसरों को अच्छे से सुनेगा, खुद अपनी बात अच्छे से कन्वे करेगा, कॉम्पिटेंट, इमोशनली कंट्रोल होना चाहिए उसको, ठीक है, और ट्रस्टवर्दीनेस, क्रेडिबिलिटी, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर होंगी, तो फिर जो है वो लोग उसकी बात सुन सकते हैं। एम्प्लॉयज़ की आप बात करें तो जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं उसके अंदर इंटरव्यूज़ होने होते हैं, इवैल्यूएशन होनी होती है। ये सारा कुछ कंप्लेंट्स वगैरह को हैंडल करना है, कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करना होता है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन बेसिकली हम इस वजह से ही करते हैं ताकि ये सारी एक्टिविटीज़ अच्छे तरीके से हो जाएँ, ठीक है? तो जब भी आपने टेक्नीक्स जो यूज़ करनी है इफेक्टिव रिस्पॉन्स के लिए, आप चाहते हैं कि दूसरे जो है उनका रिस्पॉन्स अच्छा है, तो आपने जो टेक्नीक्स यूज़ करनी है वो कौन-कौन सी होती हैं? नाउ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, मतलब सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन का पता होना चाहिए कि आपने क्या, व्हाट यू वांट डन, आप क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है? और किस तरह करना चाह रहे हैं, कैसे करेंगे आप, अगर आपको कोई मेथड बताया है तो वो क्या मेथड है? सबसे पहले आपने या आपने बोलना है तो आपको उसके अंदर वाला पार्ट क्या होना चाहिए, गेट पॉजिटिव अटेंशन। उसके बाद आपने वो सारे फैक्टर्स जो कि इफेक्टिव लिसनिंग का बैरियर बन सकते हैं उनको हटा देना है, ठीक है? बैकग्राउंड क्लियर करके, और उनको जो है उनकी अटेंशन जो है वो अपनी तरफ करवानी शुरू करनी है, ठीक है? और इंस्ट्रक्शन जो है वो आपने अच्छे से बतानी है ताकि लोग जो है वो आपकी तरफ अटेंटिव होना शुरू हो जाए। गिव क्लियर कंसाइज इंस्ट्रक्शंस, आपने जो जितनी भी इंस्ट्रक्शंस देनी हो वो आपने किस तरह देनी है, क्लियर आवाज में, ठीक है, वॉइस आपकी क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज आपका मैसेज होना चाहिए, और स्टेप बाय स्टेप आप जो है वो चल रहे हैं। वेरीफाई थ्रू फीडबैक, फीडबैक का मतलब ये होता है कि जब आपने अपनी बात कंप्लीट कर लेनी है तो आपने लास्ट में फीडबैक लेना है, आपने इवैल्यूएशन लेनी है और चेक करना है कि आपका जो काम है वो सही तरह से हुआ, आपका मैसेज सही तरह से कन्वे हुआ कि नहीं।
ठीक है? और आप हो सकता है आप उसको सिंपल यही कह सकते हैं कि भाई रिपीट करो जो मैंने कहा है। तो उससे पता चल जाएगा कि आपने कितना को उसने जो है वो आपका कहा हुआ रिटेन किया है। प्रोवाइड फॉलो अप कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है कि मतलब अगर आपके इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं और आपको पता है कि मैंने बात तो सही तरह कन्वे कर दी है, ठीक है? फिर आपने क्या करना है, फॉलो अप कम्युनिकेशन है, यानी आपने कहना है अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है हमारे से, ठीक है? यानी फिर आपने उससे रिलेटेड जो और क्वेश्चंस लोगों के माइंड में आ रहे होते हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड, वो आपने उनसे जो है वो पूछने हैं और उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नर्स मैनेजर बेसिकली जैसे कि कोशिश करती है क्वालिटी को मेंटेन करने की, तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसने मेंटेन करनी होती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करें तो उसमें हमारे पास मोस्टली ये होता है कि कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने सबऑर्डिनेट से भी बात करनी होती है, ठीक है? मैनेजर शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रिपेयर टू स्टेट देयर नीड्स क्लियरली। मैनेजर को अपनी सारी नीड्स, अपनी रिक्वेस्ट क्लियरली कहना है, क्योंकि अगर वो एक दफ़ा वो कम्युनिकेट अच्छा नहीं करेगा तो उसका डिपार्टमेंट सारा सफ़र करेगा। ठीक है? अपने सारी जितनी भी सुपरवाइज़र्स हैं उनसे उन्होंने क्या कहना है, उसने उससे जो है वो अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स को फ़ॉलो करते हुए अपने सारे रिक्वेस्ट, सजेशन, बेनिफिट्स लार्जर ऑर्गेनाइज़ेशन की जितनी भी हो रही हो, जिस काम में हो रही हो, वो काम जो है वो उसको एज़ इट इज़ बताना है। Working effectively with an administrator is important because this person directly influence personal success in a career, ठीक है? मतलब अगर उसने काम करना है, एक मैनेजर है तो उसने एडमिनिस्ट्रेटर के साथ काम करना है, तो उसे चाहिए कि वो अच्छे से काम करे, ध्यान से काम करे और इफेक्टिवली काम करे, क्योंकि वो इस तरह का पर्सन है जो उसको वो अथॉरिटी वाला पर्सन है, पावर वाला पर्सन है और वो उसको डिफरेंट उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सक्सेस जो है वो दिला सकता है, ठीक है? रूल्स जो हैं वो आपके पास यहाँ पे 9 टू बॉक्स में लिखे हुए हैं नीचे करके, ठीक है? तो वो आपने उसको एक दफ़ा देख लेना, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वन एस्पेक्ट ऑफ मैनेजिंग अपवर्ड इज़ टू अंडरस्टैंड द सुपरवाइज़र पोज़ीशन। आपको सुपरवाइज़र की पोज़ीशन का पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपने उससे जो है वो बात करनी है। ठीक है, नेक्स्ट ये लिखा हुआ है कि आपने सुपरवाइज़र को किस तरह से असेस करना है, अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव के थ्रू किस तरह से फेस करना है, ठीक है? अच्छे तरीके से आपने उससे जो है वो इश्यूज़ से बात करनी है। इन्फ्लुएंसिंग योर सुपरवाइज़र, यानी जो भी आपका सुपरवाइज़र है, उसको अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू आप जो है वो इन्फ्लुएंस करें, उसके ऊपर असर डालें। नेगेटिव इंक्वायरी होती है, जिस तरह कि आई डोंट अंडरस्टैंड इज़ अ हेल्पफुल टेक्निक टू यूज़, डू नॉट इंटरप्ट और बिकम डिफेंसिव। नेगेटिव असर्शन आपके पास और फॉगिंग, ये जो टर्म्स हैं ये आपने तीनों करनी है। नेगेटिव इंक्वायरी हमने पहले कह दिया, नेगेटिव इंक्वायरी क्या होता है कि भाई हम मुझे तो पता ही नहीं है, या वो कहते हैं कि आपको नहीं पता, हम कहते हैं नहीं पता, ये नेगेटिव इंक्वायरी होती है। फोगिंग एग्रीइंग होता है, ठीक है? मैंने जो भी आप पार्ट कह रहे हो आप उसके साथ एग्री कर रहे हो तो हमारे पास ये प्रोसेस को कहते हैं फोगिंग। नेगेटिव assertion, accepting some blame or two additional techniques that you use, मतलब ये सारी फोकिंग और नेगेटिव assertion ये दो जो टेक्निक्स हैं ये आप यूज़ कर सकते हो। एडिशनल टेक्निक्स है नेगेटिव इंक्वायरी के साथ साथ जो कि हम यूज़ कर सकते हैं कि जब हमने क्या करना होता है कि ऑब्जेक्शन वगैरह को अंडरस्टैंड करना हो या फीलिंग्स वगैरह उसके साथ जो भी, यानी जब किसी ने सुपरवाइजर ने कोई ऑब्जेक्शन किया है तो उसके उस साथ डील करने के लिए जो आपके पास कह लो कि टेक्निक्स हैं वो कौन-कौन सी है, नेगेटिव इंक्वायरी, फोकिंग और तीसरी वाली नेगेटिव असर्शन आ जाती है, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट स्टेप आपके पास इसका कन्फर्मेशन भी होता है। कन्फर्मेशन भी होता है कि आपने अपनी वॉइस को लो रखना होता है। आई लैंग्वेज यूज़ करके आपने ये क्वेश्चंस वगैरह जो है वाई क्वेश्चंस यूज़ करने होते हैं, ठीक है? इन्फ्लेमेटरी या थ्रेटनिंग जेस्चर्स को बिल्कुल यूज़ नहीं करना और पोलाइट होके आपने उनसे जो है वो कन्फ्रंटेशन का प्रोसेस जो है वो करना होता है। और अगर आप आपको लगे कि आपने जो है वो ये मतलब कॉम्प्रोमाइज़ किया है या आपने कह लो कि इसको लूज़ लूज़ कर दिया, मैं जो डिस्कशन हो रही थी उसमें आपका कोई रोल नहीं रहा, तो फिर आप जो है वो क्या कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि अब भई हम इसे किसी और टाइम जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। या आफ्टरवर्ड आस्क योरसेल्फ व्हाट न्यू इन्फॉर्मेशन डिड आई गेट फ्रॉम द सुपरवाइजर, या आप ये सोचते हो कि भाई मैंने सुपरवाइजर से कौन सी नई इन्फॉर्मेशन जो है वो ली है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मतलब आपने उसको हमेशा पॉजिटिव साइड की तरफ से सोचना है, नेगेटिव साइड की तरफ नहीं लेके जाना, ठीक है? टेकिंग अ प्रॉब्लम टू योर सुपरवाइजर, कि अगर आप अपने सुपरवाइजर के पास प्रॉब्लम लेके जाते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक एप्रोप्रिएट टाइम आपके पास होना चाहिए।
एक अप्रोप्रिएट टाइम होता है जहाँ पे आपने क्या करना है कि अपनी इन्फॉर्मेशन सुपरवाइज़र के पास लेके जानी है। आपने अपनी प्रॉब्लम को बताना है उनको, अपने सुपरवाइज़र के रिस्पॉन्स को सुनना है। अगर तो आप एक किसी सॉल्यूशन के ऊपर एग्री हो जाते हैं, तो आपने क्या करना है कि अपना फाइनल डिसीजन ले लेना है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डिसीजन जो है वो नहीं लिया जाता या किसी भी सॉल्यूशन पे नहीं पहुँचते, तो फिर आपने क्या करना है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन जो है वो इसके ऊपर प्रोवाइड करना शुरू करनी है, ठीक है? यानी आपने फिर सोचना है कि अगर ये प्रॉब्लम इस तरह थी तो इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है, और इफ यू एग्री ऑन अ सॉल्यूशन ऑफर टू डू योर पार्ट टू सॉल्व इट। मतलब आपने क्या करना है, आपने बताना है कि सर मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये पार्ट फिर जल्दी से जो है वो सॉल्व करूँ ताकि हमारी प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन निकल आए। स्केड्यूल अ फॉलो अप अपॉइंटमेंट, और अपने बाद में अपने सुपरवाइजर के पास जाके बताना भी है जब वो काम हो जाए, ठीक है? उसके बाद आपके पास इफ ऑल एल्स फेल्स का फॉर्मूला होता है, यानी आप कुछ भी मैटर नहीं करता जब आप करते हैं या आप सुपरवाइजर के साथ अच्छा काम करें बुरा काम करें, तकरीबन इम्पॉसिबल होता है उनको आप जो है वो एग्री कर सकें या उनको थोड़ा सा खुश कर सकें। मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव वर्क इन्वायरमेंट है, ठीक है? तो आपने क्या करना होता है, इस डिफिकल्ट टाइम होता है, आपने पहले तो उनके साथ काम करके देखना होता है, और उसके बाद आपने फिर यहाँ ट्रांसफ़र या लीव, ये 2 ऑप्शन होते हैं जो आप कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है और आपको बिल्कुल भी एप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, तो फिर हमारे पास ये 2 ऑप्शन जो है वो होते हैं पीछे, कि आप यहाँ तो अपनी ट्रांसफ़र करवा लेते हैं और यहाँ आप लीव कर जाएँ, ठीक है? कोवर्कर्स के साथ भी कम्युनिकेशन का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपने आइडियाज़ शेयर करना, अपनी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं तो फिर हमारे पास ये अच्छा होता है, अदरवाइज़ इसका कोई फ़ायदा नहीं। मेडिकल स्टाफ, यानी जो मेडिकल स्टाफ के साथ हॉस्पिटल में अगर आप बात करते हैं तो कम्युनिकेशन से पता चलता है कि आप कितने एजुकेटेड हैं, या कहते हैं कितनी जो है वो स्किल्स हैं, कितनी पावर्स हैं, ठीक है? और आप किस तरह से जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स की टेक्निक्स यूज़ करते हुए आप जो है वो पार्टिसिपेट कर पा रहे हो डिस्कशन में, वर्क प्लेस इन्वायरमेंट में जा रहे हो, फीडबैक्स ले रहे हो, ठीक है? तो ये सारा कुछ हमारे पास हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ हेल्थ केयर पर्सनल दूसरे भी हैं, जैसे कि नर्स मैनेजर्स भी हैं, ठीक है? मतलब उनके साथ बातचीत करने में कम्युनिकेशन बहुत रोल प्ले करती है। पेशेंट्स एंड फैमिलीज़ के साथ, पेशेंट एंड फैमिली आर द प्राइमरी कस्टमर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मोस्ट इंडिविजुअल्स आर अनफैमिलियर विद मेडिकल जार्गन, मतलब कि उनको जो मेडिकल के वर्ड्स हैं वो नहीं आइडिया होता है, ठीक है? जैसे अब हम कहें कि मतलब कोई भी मेडिकल का वर्ड जो है वो आप ले लेते हैं और आप कहते हैं कि ये हो रहा है, तो उसको आइडिया नहीं होगा। अब आप किसी इलिटरेट पर्सन को कहें कि आपको हाइपोक्सिया हो रहा है, तो वो बिल्कुल भी आइडिया उसको नहीं होगा। अगर आप ये कहेंगे कि भाई साँस चढ़ रहा है या साँस खराब हो रहा है इस तरह से, तो वो बताएगा कि हाँ, ये हो रहा है, ठीक है? तो आपके पास जो मेडिकल लैंग्वेज है वो भी आपने कहीं-कहीं यूज़ करनी होती है। प्राइवेसी मेंटेन करनी है आपने, ताकि जो है वो लोकेशन वगैरह, ताकि इंटरेक्शंस वगैरह डिफरेंट हो सकें। कम्युनिकेशन के लिए आपने मेक स्पेशल एफर्ट्स टू फाइंड इंटरप्रेटर्स इफ अ पेशेंट और फैमिली डज़ नॉट स्पीक इंग्लिश। मतलब अगर तो आपका पेशेंट या आपकी पेशेंट की फैमिली जो है वो कोई लैंग्वेज नहीं बोल पा रही, तो आपने उसके रिलेटिव्स को बुलाना जो ये लैंग्वेज बोल सकें, ताकि कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है वो ठीक तरीके से हो। कल्चरल डिफरेंसेस का ख्याल रखना है, ठीक है? अगर कहीं पे जो है वो मेल फीमेल ज़्यादा जो है वो कम्युनिकेट करना पसंद नहीं करते, तो आपने उनके कल्चर का भी जो है वो ध्यान रखना है। कोलैबोरेटिव कम्युनिकेशन का टॉपिक भी आपने इसमें से करना होता है, इसको जस्ट रीड करना होता है। कोलैबोरेटिव कम्युनिकेशन क्या होता है कि 7 एरियाज़ है जहाँ पे आपको डिफ़िकल्ट होता है कि आप बोलें, ठीक है? कौन-कौन से सीइंग कोलीग्स मेक मिस्टेक्स, परफॉर्म इनकॉम्पिटेंटली, जब आप इनकॉम्पिटेंटली परफॉर्म कर रहे होते हो, डिसरिस्पेक्ट अदर, दूसरों की डिसरिस्पेक्ट करना, ब्रेक द रूल, जब आप रूल तोड़ते हो तब आपके लिए बोलने के आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता, ठीक है? उसके अलावा आपके पास जी फेल टू सपोर्ट कोलीग्स, आप अपने कोलीग्स को सपोर्ट नहीं कर पा रहे, एग्ज़िबिट पुअर टीम वर्क अच्छा नहीं है, क्योंकि तब एक बंदा कुछ नहीं कह सकता, सबके ऊपर ही जो है वो डाँट पड़े थी, सबको जो है वो अंदर लिया जाता है। और माइक्रो मैनेज इनएप्रोप्रिएटली, यानी अगर कोई माइक्रो मैनेज वाला काम था जिसको आपने खराब से देखा है, तो वहाँ पे कुछ गिर सकता है, कुछ घूम सकता है, कोई आ सकता है, कोई लेके जा सकता है। तो ये हमारे पास होता है कोलैबोरेटिव कम्युनिकेशन, ठीक है? यहाँ पे ना ये बॉक्स बना हुआ है इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन, ये भी आपने करना है। टेबल है कि आपने अपना रिलेशनशिप पहले जो है वो देखना होता है कि जिसको आपने मैसेज देना है उसके साथ आपका रिलेशनशिप क्या है।
ठीक है, उसके बाद आपने क्राफ्ट योर मैसेज इंक्लूडिंग योर गोल एंड हाउ टू आंसर रिस्पॉन्स। यानी आपने अपना मैसेज क्राफ्ट करना है, फिर आपने अपनी टाइमिंग देखनी है, आपने अपना मीडियम डिसाइड कर लिया, आपने अपनी मैसेज को डिलीवर किया, ठीक है, वर्बल या नॉन वर्बल जैसे कभी रिस्पॉन्स आया आपने लिया। उसके बाद आपने रिप्लाई किया अप्रोप्रिएटली, ठीक है। और जब दोनों पार्टीज ने एंड कर दिया तो आपने कंक्लूड कर दिया। लास्ट में आपने अपने प्रोसेस को इवेलुएट करना है कि मैंने किस तरह से ये किया है, क्या क्या किया है, ठीक है। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं। रिस्पेक्ट फिजिशियंस एंड पर्सन्स एंड कंसिडर योरसेल्फ एंड योर स्टाफ इक्वल पार्टनर्स। फिजिशियन के जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो स्टाफ को भी जो है वो इक्वल पार्टनर समझा करें। उसके बाद आता है कि एक्टिवली लिसन करना होता है अपने प्रॉब्लम्स को, ठीक है। अपनी जितनी भी हर अपॉर्चुनिटी को जो है वो आपने जितनी भी स्टाफ के साथ कम्युनिकेशन मिलती है कॉन्टैक्ट करने, कम्युनिकेशन की अपॉर्चुनिटी मिलती है कॉन्टैक्ट करने से, ठीक है, या फिजिशियन के साथ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स को आपने डिस्कस करके ख़त्म करना है। कोलैबोरेटिव प्रैक्टिस कमेटी जो है वो अपने यूनिट के पास होनी चाहिए, ठीक है। अगर तो जो हमारे पास कह लो कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो आपके पास ठीक तरीके से नहीं हो रहा। इसके अलावा अपने रोल मॉडल के तौर पे सर्व करना है जी, और सपोर्ट करना है अपने सारे स्टाफ को कि सारे मिलके कोलैबोरेटिव कम्युनिकेशन को जो है वो करें, ठीक है। पर्सन का नाम आपने फ्रीक्वेंटली यूज़ करना ताकि उसको पता चले कि मेरे से बात हो रही है। स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स यूज़ करनी है। डिस्काउंटर्स कहते हैं जिस तरह ये आई एम सॉरी बट, इस तरह बट वाले सेंटेंसेस एंड पे डिस्काउंटर्स वो आपने यूज़ करने हैं। ग्लिचेस को आपने अवॉइड करना है। जैसे हिट द नेल ऑफ द हेड गोज़ विदाउट सेइंग, मतलब इनको जो है वो हम किसी और तरीके से इससे ज़्यादा ईज़ी कह सकते हैं। तो आपने इतने मुश्किल वर्ड्स यूज़ नहीं करने। फिलर्स जो होते हैं जैसे ऊ, हम करते थे, इनको आपने ख़त्म करना है तभी कम्युनिकेशन अच्छी होगी। डिलीवरी में आपने अच्छा बोलना है, टाइम से बोलना है, इंटरप्शन नहीं करना। लिसनिंग में आपने फैक्ट्स को लिसन करना है। पे अटेंशन करनी है दूसरे उसकी तरफ, वो दूसरे लोगों की तरफ। लिसन फॉर व्हाट इज नॉट बीइंग सेड, मतलब आपने उसको सुनना है कि जो करने के लिए नहीं कहा गया। थ्रू बॉडी पोस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज सिट नेक्स्ट टू योर एंटागोनिस्ट 30 डिग्री टुवर्ड द पर्सन यू एड्रेस हिम और हर, ठीक है। आपने 30 से 60 मिनट इस तरह बैठना है। उसके बाद आपने फॉरवर्ड लीन करना है, ठीक है। अपने जेस्चर्स जो है उनको यूज करना है। जब आप बात कर रहे हैं तो थोड़ी-सी वॉक वगैरह जो है वो कर लेनी चाहिए इससे, और जो है वो और मेंटेन आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट जो है वो आपने मेंटेन रखना है, लेकिन ये नहीं कि उसको स्टीयरिंग का प्रोसेस जो है वो करने लग जाएँ, ठीक है। सिर्फ आई कॉन्टैक्ट जो है वो आपने करना है ताकि कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है वो अच्छी तरीके से हो, ठीक है। एडिशनल टेक्निक्स जो होती हैं वो उन्होंने कहा चैप्टर 12 में हम 22 में जो है वो रीड करेंगे, ठीक है। 12 में, 21 में, 22 में। तो ये हमारे पास जो है ना वो कुछ चीज़ें होती हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड। अब ये कम्युनिकेशन स्किल्स उन्होंने वैसे तो यहाँ पे भी दी हुई है, लेकिन यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं दी होंगी। कम्युनिकेशन स्किल्स में हम अपने डिफरेंट चीज़ें यूज़ करके अपने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को जो है ना वो बेहतर बनाना है। इसको अपने गूगल से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। बस यहाँ पे इतना अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं लिखा हुआ है। वैसे ये है कि टाइम का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा जो आपके पास चीज़ें होती हैं जैसे हाँ, आपका टाइम, आपकी बात, आपका कंटेंट, ये सारी चीज़ें रेडी हों, ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट कम्युनिकेशन में यही चीज़ें आ जाती हैं। सेंडर, रिसीवर और जो है ना वो भी आपने करना है कि जो कम्युनिकेशन होता है ना उसके एलिमेंट्स कितने होते हैं। एलिमेंट्स उसके 3 होते हैं, एक सेंडर होता है, एक मैसेज होता है और एक रिसीवर होता है। ठीक है, जो सेंडर होता है वो बेसिकली आपके पास उसके पास इनपुट पड़ी हुई है, और जो रिसीवर है उसके पास आउटपुट पड़ी हुई है, ठीक है। और मिल जाती है उसको आउटपुट, ठीक है। और दरमियान में आपका मैसेज होता है। और इसके अलावा आपने ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन 2 मोड्स हैं उसके, ये याद रखने हैं, ठीक है। और डायरेक्शंस डायरेक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन यानी और इनवर्ड, आउटवर्ड, डाउनवर्ड, लेटरल, डायगोनल, ये आपने डायरेक्शंस जो है ना वो इसमें से ज़रूर याद करनी है। कम्युनिकेशन स्किल्स आप वैसे नेट से भी ढूँढ सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको भेज भी दूँगी, ठीक है। तो अब हम इंशाल्लाह बाकी जो है वो अपना नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।